नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव और स्वागत है आज के लाइव में। तो भाई दुनिया में इस समय जो लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई के कारण एक ऑयल और गैस का क्राइसिस जो है वो खड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे। तो उस पे बात करते हैं कि क्या है कहानी। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी अलग अलग सी होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इसमें एक युद्ध चल रहा है। अब इस जो युद्ध है इससे ये साबित हो रहा है कि जो पुरानी युद्ध की फिलॉसफी होती थी या युद्ध की जो टेक्नोलॉजी होती थी वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो चुकी है। और इस युद्ध में इस समय जो है वो बड़ा लो कॉस्ट और एक अलग टाइप का गेम चल रहा है। अगर आप देखते हैं तो ईरान और इज़राइल, ये अमेरिका और इज़राइल जो हैं वो जो पुरानी युद्ध की एक तैयारी होती थी कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और महंगे महंगे फाइटर प्लेन्स हैं बहुत एडवांस्ड और उससे उड़ के जाएंगे और बम गिरा के आएंगे, उस टाइप की फ़िलॉसफी पे ये लोग चल रहे थे। ईरान की जो फिलॉसफी है वो डिफरेंट है। उन्होंने बोला कि यार हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इतना महंगा सेटअप करें, तो उन्होंने बहुत सस्ते ड्रोन बना रखे हैं जिनकी 1000-1200 किलोमीटर की रेंज है। कुछ अमेरिका कहता है कि $15,000 की कॉस्ट आती है, मुझको तो लगता है $5,000 भी नहीं आएगी, क्योंकि बेसिकली उन ड्रोन्स में एक बेसिक नेविगेशन सिस्टम है, एक 500-550 सीसी का इंजन होता है जो कि मतलब आपकी किसी भी मोटरसाइकिल में लगा होता है उस टाइप का, और एक बेसिक बॉडी होती है। तो आप ये कैलकुलेट कर लीजिए कि बमुश्किल जैसे एक आपकी टू व्हीलर होती है, एक मोटरसाइकिल ले लीजिए जो लाख-1.25 लाख रुपए की मिल जाती है आज की डेट में इंडिया में, उस कॉस्ट के ड्रोन्स होते हैं। तो इंडिया या ईरान या इस टाइप की कोई कंट्री अगर एक ड्रोन बनाती है और मास स्केल पे बनाती है तो उसको तो मेरे ख्याल से 60-70 हज़ार रुपये से ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी। मैक्सिमम अगर उनकी सरकार खरीदती है किसी कंपनी से बनवा के तो वो कंपनी उनको 1 लाख रुपए में बड़ी खुशी से वो ड्रोन दे देगी। और 1 लाख रुपए मतलब क्या हुआ, $1,000 या $1,500 उस रेंज में हो जाएगा। 1500 में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर नेविगेशन सिस्टम बड़ा एडवांस्ड उसमें डाल दिया, जीपीएस टाइप का कोई नेविगेशन डाल दिया और छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर डाल दिया जो नेविगेशन को रीड करके और ड्रोन को डायरेक्शन दे सके, और उसके साथ और एक एडवांस डाल दिया तो आपने एक कैमरा लगा दिया और उसके प्रोसेसर में कोई फ़ोटो फीड कर दी और कैमरा जो है वो अलग अलग बिल्डिंग्स और लोकेशंस को अपने प्रोसेसर में जो फोटोग्राफ्स हैं उससे मैच करके टारगेट आइडेंटिफाई कर लेगा। ये आपका एक स्मार्ट ड्रोन हो गया। इसको बनाने में भी मुश्किल से $1,500-2,000 का खर्चा आएगा, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा। तो $2,000 यानी 2 लाख रुपए। तो ईरान जो है वो बिल्कुल चीप और बेसिक लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है और बहुत इफेक्टिवली यूज़ किया है उसने, क्योंकि सस्ता इतना है कि वो जितना चाहे उतना चला सकते हैं और बना सकते हैं। वहीं अमेरिका की अगर बात करें तो उनको बहुत नुकसान इसलिए हुआ है कि बहुत हाई एंड इक्विपमेंट था, और आज अमेरिका के अंदर जो उनका पेंटागन है उसमें इस चीज़ को लेके बहुत तगड़ी बहस चल रही है कि हमारा जो डिफेंस इंडस्ट्री है ना तो वो कोई बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाई है, और इनका पूरा ध्यान ये रहा कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी को बार बार अपग्रेड कर करके और उसकी कीमत बढ़ा बढ़ा करके मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर का बिलिंग कर सके। अब जैसे फॉर एग्जांपल हाल में रशिया यूक्रेन जो लड़ाई हुई है उसमें रशिया ने जिस तरीके से अपनी एक बिल्कुल ब्रांड न्यू रेंज ऑफ मिसाइल निकाली, किंजल है और ओरेशनिक है और इस टाइप की तमाम तरह की मिसाइलें, वो एक पोसाइडन करके उनका ड्रोन है, वो पानी के अंदर चलता है, न्यूक्लियर ड्रोन है, न्यूक्लियर पावर्ड ड्रोन है। उसके बाद लास्ट में उन्होंने एक मिसाइल निकाल दी जो कि न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है, वो सालों तक हवा में उड़ सकती है और मतलब अनलिमिटेड रेंज है उसकी। तो ये इस टाइप की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो रशिया ने करके दिखा दी मिसाइल्स में,
उसमें भी अमेरिका जो है बहुत पीछे रह गया है। मिसाइल्स जो रशियन मिसाइल्स हैं उसका बराबरी या उसका काट या तोड़ उनके पास कुछ नहीं है। जी सुमित जी, राम राम भैया। तो ये पूरा एक गेम है कि पूरी टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो गई, लो कॉस्ट वॉरफेयर अलग एक आ गया और जो हाई टेक्नोलॉजी वॉरफेयर है वो अलग आ गया। और इन दोनों मामलों में अमेरिका जो है वो एक तरीके से बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि वो आज भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की जो वॉर फिलॉसफी है कि जिसमें बहुत बड़ी फोर्स उतारेंगे, लाखों सैनिक होंगे, हजारों टैंक होंगे और एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, फाइटर प्लेन्स होंगे, स्टेल्थ और ये और वो, आज उसकी ज़रूरत नहीं। आज आप सोचिए कि सामने से एक मान लीजिए पूरी टैंक की बटालियन आ रही है, पूरी मतलब पचासों सैकड़ों टैंक आ रहे हैं, और इधर दूसरी जो साइड की तैयारी है, अगर उनके पास अच्छे खासे वो एंटी टैंक ड्रोन्स हैं और इन्होंने वो ड्रोन्स चलाने शुरू कर दिए, तो इन ड्रोन्स की किलोमीटर्स में अगर बात करें तो मिनिमम 100-200 किलोमीटर की रेंज तो होती है। तो मतलब आपके टैंक अपने घर से मूव करना शुरू किए बॉर्डर की तरफ, और ये ड्रोन्स जो हैं उनका हंटिंग शुरू कर देंगे, शिकार शुरू कर देंगे, और ऑटोमेटिकली ये ड्रोन्स प्रोग्राम्ड हैं, ये फ़ोटो खींचते हैं, कोई भी चीज़ टैंक जैसी इनको दिखाई देती है जाके उसको हिट कर देते हैं धप से। तो वही 1,00,000-2,00,000 रुपए का ड्रोन जो है वो आपके करोड़ों के टैंक को उड़ा देगा। आपके टैंक बॉर्डर तक पहुंचेंगे उसके पहले ही वो सारे रास्ते में खड़े हो जाएंगे कबाड़ बन के। तो वो जो चेंज आ गया है टेक्नोलॉजी का, वो अब दिखाई दे रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो लेटेस्ट है वो ये है कि ईरान ने ये बोला कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर देंगे। फिर अमेरिका की तरफ से जवाब आया, ट्रंप साहब ने बोला कि अच्छा, ईरान ने बोला हम हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर देंगे। वहाँ पे जो लॉयड करके एक इंश्योरेंस कंपनी है इंग्लैंड की, सैकड़ों साल पुरानी, ब्रिटिश, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम की कंपनी है, वो सारी दुनिया में शिपिंग का एक्चुअली इंश्योरेंस करती है। जो भी जहाज़ कार्गो लेके माल लेके कहीं जा रहा है तो जहाज़ का इंश्योरेंस प्लस उसके ऊपर जो माल लदा है उसका इंश्योरेंस, ये इस पे पूरा मोनोपोली जो है वो लॉयड की है, वो करते हैं। तो लॉयड ने घोषणा कर दी कि भाई हॉर्मुज स्ट्रेट में जो भी शिप ऑपरेट करेंगे उनको हम कोई इंश्योरेंस कवर नहीं दे पाएंगे, तो हम वहाँ के लिए इंश्योरेंस बंद कर रहे हैं। अब नॉर्मली क्या है कि बैंकिंग बहुत इन्वॉल्व होती है जब शिपिंग इन्वॉल्व होती है। जैसे मैंने आपको बीच में बताया था कि जो एक टैंकर आता है से एलपीजी का, एलएनजी का, सॉरी एलएनजी का, अगर वो $17 MMBTU पे आता है एक टैंकर, तो उस टैंकर की वैल्यू हो जाती है $50 मिलियन। मतलब उस गैस की वैल्यू हो जाती है $50 मिलियन। अब ये $50 मिलियन एक्चुअली किसी न किसी बैंक से फाइनेंस होते हैं, ठीक है ना। तो बैंकों की फाइनेंसिंग की कंडीशन ये होती है कि भैया ये माल इंश्योर्ड है कि नहीं। तो बैंक तब तक आपको फाइनेंस नहीं करेगा। कोई भी, जैसे गैस कंपनी गैस खरीद रही है तो उसको एक लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए होता है अपने बैंक से, जो वो गैस बेचने वाली कंपनी को इशू करती है अपने बैंक से लेके कि भाई साहब ये लेटर ऑफ क्रेडिट है, आप माल भेजो, मेरी पेमेंट आएगी, इसकी गारंटी मेरा बैंक ले रहा है। तो मतलब वो बैंक बोलता है कि हम पेमेंट करेंगे आपको, आप टेंशन मत लो, आप माल भेजो। तो ये एलसी जो होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये उसी कंडीशन में इशू होगी जबकि इनवॉइस के साथ इंश्योरेंस लगा हुआ मिलेगा कि भैया इसमें इंश्योरेंस के इतने पैसे लगे हुए हैं, माल पूरा इंश्योर्ड है, तो ही बैंक उसकी एलसी इशू करेगा। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एलसी के थ्रू ही पेमेंट होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू। ऐसा नहीं होता है कि कोई इंपोर्टर जो है किसी एक्सपोर्टर को डायरेक्ट पैसा दे के बैठ जाए कि हाँ जी भैया अब हमारा माल लोड करो और हम 1 महीना इंतज़ार करेंगे। वैसा नहीं होता, क्योंकि सामने वाले ने नहीं भेजा तो क्या करेंगे हम। तो इसलिए वो लेटर ऑफ क्रेडिट वाला सिस्टम होता है जिसमें ये बैंक जो है उसको देता है और वो एक्सपोर्टर जो है वो एलसी ले जाके अपने बैंक को देता है। तो अब वो बातें बैंक टू बैंक हो गई।
उसका भी जो बैंक है वो बोलता है ठीक है, तुम $50 मिलियन का माल भेज रहे हो ना, 40 मिलियन अभी हमसे 80% ले लो, 20% हम होल्ड करेंगे। जब ये एलसी वहाँ का बैंक बोल देगा कि हाँ हमको पूरे 50 मिल गए, आप उस एलसी का पैसा ये लो हमसे $50 मिलियन, तो वो अपना बैंक में 20 मिलियन, ये $10 मिलियन जो उसने रोका वो उसमें से अपनी फीस काट करके बाकी का भी उसको दे देगा एक्सपोर्टर। ये पूरा सिस्टम है। अब इसमें इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना उसके एलसीज ना इशू होती हैं ना एक्सेप्ट होती हैं। तो ये है पूरा बैंकिंग का खेल, और उसके बैकबोन में क्या है, इंश्योरेंस है। तो ईरान ने बोला कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट को क्लोज करेंगे, लॉयड ने बोला कि हम इंश्योरेंस नहीं कर पाएंगे। जब ये हो गया तो ट्रंप साहब आए कि ऐसे तैसी वो नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, हम इंश्योरेंस करेंगे। फिर इनको समझाया गया कि साहब बहुत बड़ा टेक्निकल और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला होता है शिपिंग का इंश्योरेंस, अपने बस की बात नहीं है। संजीव भैया राम राम। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनियों को क्या चाहिए? तो बोले यार अमेरिकन अगर इंश्योरेंस कंपनीज को हम बोल करके कराते भी हैं इंश्योरेंस, तो कम से कम कोई तो बैकिंग चाहिए। तो इन्होंने बोला ठीक है, जो भी जहाज वहाँ से निकलेंगे उसको अमेरिका की नेवी जो है वो एस्कॉर्ट करेगी और एस्कॉर्ट करके लाएगी। तो मतलब वो फंडा ये होता है कि अमेरिकन नेवी का 1-2 जहाज आगे चलेंगे, 1-2 जहाज पीछे चलेंगे, और उनके बीच में 8-10 जहाज जो है वो कन्वॉय बना करके चलेंगे, और वो निकाल करके, और छोटे जहाज कुछ जो है वो कन्वॉय के आजू बाजू पेट्रोलिंग करते हुए साथ में उनको निकाल करके हॉर्मुज स्ट्रेट पार कराएंगे। ट्रंप साहब ने ये बोल दिया। तो वो मैसेज ये था कि भाई अब हम एस्कॉर्टिंग दे रहे हैं सर्विस इनको जहाज़ों को, तो अब इंश्योरेंस हमारी कंपनियां कर सकती हैं उसके बेसिस पे। तो ट्रंप साहब ने बोल दिया। अब ट्रंप साहब की टीम जो है वो ट्रंप साहब से आगे, मोर लॉयल देन द किंग। तो इनके जो मेरे ख्याल से एनर्जी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बोल दिया कि अमेरिकन नेवी ने एस्कॉर्ट सर्विस देना शुरू कर दिया है और जहाज़ों का मूवमेंट शुरू हो गया है हॉर्मुज स्ट्रेट से। अब इंश्योरेंस कंपनीज तो भाई वो तो धंधे वाले लोग हैं, तो उन्होंने कांटेक्ट किया होगा नेवी को कि भाई साहब आप लोग कवर दे रहे हैं क्या? दे रहे हैं तो डिटेल्स दीजिए, आपकी कितने जहाज़ों को निकाल चुके हैं, कितने जहाज़ों को कवर दे रहे हैं, आपने कितने शिप अपने वहाँ पे डिप्लॉय किए हैं इस चीज़ के लिए, कवर करने के लिए, और किस कैटेगरी के शिप हैं, उनकी क्या क्षमता है, और क्या आपका थ्रेट परसेप्शन है, ईरानी कैसे हमला कर सकते हैं। तो अमेरिकन नेवी को लगा कि यार ये तो बात आउट ऑफ हैंड हो रही है। तो अमेरिकन नेवी ने एक स्टेटमेंट इशू किया कि भैया हम लोग किसी को कोई स्कॉट नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे फालतू की बातें हैं, ये पॉसिबल भी नहीं है, नहीं किया जा सकता। अब चक्कर क्या है, ईरान कर क्या रहा है? तो देखिए ईरान कर ये रहा है कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो जो सबसे नैरो पॉइंट है, वहाँ पे जो मैंने अभी फ़ोटो डाली है वो आप देखिएगा, जहाँ पे मैंने गोला लगाया है एक फ़ोटो में हॉर्मुज स्ट्रेट में, वो सबसे नैरो पॉइंट है। वहाँ पे आप देखेंगे नक्शा तो दिख जाएगा, पतली सी एक जगह है, वो करीब 35-34 किलोमीटर चौड़ा है। बाकी की जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो होगी करीब अंदर जो होगी वो 150-200 किलोमीटर चौड़ी होगी या 250 किलोमीटर चौड़ी होगी। अब ईरान ये कर रहा है कि ईरान के कोस्ट से लगता हुआ 40-50 किलोमीटर चौड़ा एक कॉरिडोर जो है वो छोड़ रहा है, और बाकी जो सऊदी अरब और इस साइड की कंट्रीज़ के लगता हुआ जो 150-200 किलोमीटर चौड़ा पट्टा है उस पर वो रैंडम बारूदी सुरंगें डाल रहा है समुद्र वाली। अब उनके पास जो बारूदी सुरंगें हैं वो भी 2-3 तरह की हैं। एक जो होती है वो ऐसे फुटबॉल टाइप की होती है, वो पानी में तैरती रहती है, कोई जहाज़ आया टकराया उससे वो फट जाएगी, वो जहाज़ में नीचे छेद हो जाएगा, वो डूबने लगेगा। एक वो होती है। दूसरी एक जो बारूदी सुरंग होती है वो होती वही से फुटबॉल टाइप की है, उसमें चेन से एक वेट बांध दिया जाता है, तो वो पानी से कुछ फीट या मीटर नीचे ज़मीन पे बैठी रहती, मतलब ज़मीन पे वेट रहता है, एक चेन रहती है,
और फुटबॉल पानी के जस्ट नीचे तैरती रहती है। तो शिप से ऊपर से आप देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगी कि कोई चीज़ है, लेकिन जैसे शिप जाएगा तो शिप का कुछ हिस्सा पानी में डूबा रहता है, वो डूबा हिस्सा इससे टकराता है, फिर ये फट जाती है, फिर शिप की ऐसी तैसी हो जाती है। इन सब के अलावा अभी एक लेटेस्ट जो इन लोगों ने चाइना से एक्वायर की है, वो बारूदी सुरंग जो है वो ऐसी है कि वो एक ड्रम टाइप का है, ठीक है। उसको आप पानी में डाल दो समंदर में, वो नीचे जा करके तल्ले पे वो ड्रम ऐसे खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है। अब जब आपने देखा कि कोई शिप जा रहा है और ये वाली जो वो है लैंड माइन है, इसकी लोकेशन के जस्ट ऊपर से निकल रहा है शिप, और आपने बटन दबाई, उसमें से एक रॉकेट फायर होता है, वो पानी के अंदर से चीरता हुआ ऊपर आता है और सीधे शिप को बीच में हिट करेगा, शिप डूब जाएगा। तो इस टाइप की कई सारी जो है समुद्र की माइंस जो हैं वो इनके पास हैं। अब इन्होंने बोला कि हम ये माइंस लगाने का काम शुरू कर रहे हैं। एक कॉरिडोर हम छोड़ेंगे 40-50 किलोमीटर चौड़ा, जहां से हम जिसको अलाउ करेंगे उसको निकलने देंगे। अब अमेरिकन नेवी ने मना क्यों किया? तो मना इसलिए किया क्योंकि 30-40 किलोमीटर चौड़ा अगर पट्टा है कि ये छोड़ रहे हैं अपने कोस्ट से लगता हुआ, तो मतलब इस पट्टे पे पूरी नज़र जो है वो ईरानियों की रहेगी, और इनका कोस्ट जो है वो पहाड़ वहाड़ सब दुनिया भर के हैं। उसमें क्या है, इन लोगों ने गुफाएं बना बना करके तोपखाना और रॉकेट्स और मिसाइलें ये सब रखी हुई हैं। तो जैसे ही इनको लगेगा कि यार इस शिप को हमने परमिशन नहीं दी है और ये जा रहा है, तो उसके साथ दो काम हो सकते हैं कि या तो ईरान की जो वो है IRGC की नेवी है, वो क्या करती है कि स्पीड बोट यूज़ करती है, मोटर बोट्स यूज़ करती है। अचानक वो लोग निकलते हैं इधर उधर से और तेज़ी से आकर के शिप को चारों तरफ से घेर लेते हैं और शिप के ऊपर चढ़ के और गन पॉइंट पे उस पर कब्जा करके और उसको मोड़ के ईरान में कहीं भी खड़ा करके जब्त कर लेंगे। तो एक ऑप्शन उनके पास ये रहता है, और दूसरा रहता है कि अचानक उनको वार्निंग देंगे, एक रॉकेट मारेंगे और शिप को डैमेज करके खड़ा कर देंगे उसी जगह पे। तो ये चीज़ है। अब मान लो वो 100 किलोमीटर लंबी हॉर्मुज स्ट्रेट है और 40 किलोमीटर का पट्टा इन्होंने खाली छोड़ रखा है कि जिस जहाज को भी आना जाना है बिना माइन से टकराए वो इधर से आएगा। बाकी का 150 किलोमीटर के पट्टे में कहाँ पे माइंस डली हैं किसी को नहीं पता। ये सिचुएशन है। अब ये माइन की टेक्नोलॉजी जो है ड्रोन की तरह बड़ी लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है। अब इसको काउंटर करने के लिए ये अमेरिकन नेवी कहती है कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम कोई वॉरशिप एस्कॉर्ट में लगाएं और हमारा वॉरशिप आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है या साइडों में चल रहा है, और एक तरफ पहाड़ पे लाइन से ईरान का तोपखाना से लेकर के मिसाइल से लेके भगवान जाने क्या क्या वो लगा के बैठे हैं, और हम उनकी नज़र के नीचे से निकल के जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। वो तो हमको हिट कर देंगे कभी भी कहीं भी। तो ऐसे में हम स्कॉट दें कैसे, चाहे कितने भी हथियार हों हमारे पास, लेकिन हमको थोड़ी पता है कि किस पहाड़ में कौन सा छेद है, झाड़ पेड़ के पीछे वहाँ से एक मिसाइल आएगी हमको मार देगी। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिका को। लेकिन ट्रंप साहब का कहना है कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट पे कब्जा कर लेंगे। अब फंडामेंटल क्या है, प्रिंसिपल क्या है, तो वो मैं बार बार आपको लाइव में बोल रहा हूँ कि एक अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ से अमेरिका को निकलना, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो सेटअप होना है उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बेसिकली ये एग्रीड है कि किसी एक के हाथ में, किसी एक कंट्री के हाथ में पूरे वर्ल्ड की चाबी नहीं जानी चाहिए। पहले भी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर बना था उसमें एक साइड में रशिया था, एक ब्लॉक, और एक ब्लॉक अमेरिका था। तो ये दोनों बैलेंस बनाते थे, एक दूसरे को काउंटर करके बैलेंस बनाते थे, कोई मनमानी करने की पोजीशन में नहीं होता था। लेकिन रशिया का कोलैप्स करवा दिया अमेरिका ने 90s में, USSR का, और उसके बाद से क्या हो गया कि 90s के बाद से यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, अमेरिका के पास सारा पावर आ गया, और वहाँ से फिर जो है वो अमेरिका ने दुनिया भर में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ ये वो मतलब सब कुछ कर डाला। तो अब सिचुएशन ये हो गई है कि यूरोपियंस जो कि
जो अभी करंट वर्ल्ड ऑर्डर है, इसके पहले का वर्ल्ड ऑर्डर जो था, वर्ल्ड वॉर के पहले का, वो यूरोपियंस के हाथ में था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स हुआ, वो शिफ्ट होके पावर सेंटर चला गया अमेरिका, और दूसरा पावर सेंटर आ गया रशिया। फिर रशिया के कोलैप्स होने के बाद रशिया वाला हिस्सा भी चला गया अमेरिका को। अमेरिका इकलौता पावर सेंटर बन गया। अब यूरोपियंस हों या रशिया हो, चाहे वो चाइना को ऐसा लगा कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी हो गई है, हम 100 करोड़ की कंट्री हैं, हमें भी एक पावर सेंटर होना चाहिए, तो इन सब को अब खटकने लगी अमेरिका की बात कि ये क्यों है, और अमेरिका हर जगह इंटरफेयर करता दिख रहा है। तो गौतम जी, आता हूँ आपके बात पे भी आता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा ग्राउंड्स बता दूं कि क्या हो रहा है। तो सभी का एक एग्रीमेंट ये था कि यार, जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, उसको खत्म करके एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जाए। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा होगा कि जिसमें मल्टीपल पावर सेंटर्स होंगे, कि एक आधा कोलैप्स भी हो गया तो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि पिछले वर्ल्ड ऑर्डर में प्रॉब्लम क्या हुई, पिछले में पहले क्या हुआ कि जो फर्स्ट ऑर्डर बना उसमें स्पेन डोमिनेट किया, स्पेन से पावर छिन के आया तो वो उसको इंग्लैंड ने डोमिनेट किया। वो सिंगल पावर सेंटर बेस्ड था ऑर्डर, और उसके चक्कर में क्या हुआ कि इंग्लैंड ने धीरे धीरे आधी दुनिया पे कब्जा कर लिया, आधी दुनिया को कॉलोनी बना लिया। तो उसमें क्या है कि दूसरों को कुछ नहीं मिल रहा था, सारा रिसोर्सेज और सारा पैसा जो है वो इंग्लैंड आ रहा था। तो बाकियों को उससे भी दिक्कत थी कि यार ये नहीं होना चाहिए। फिर वर्ल्ड वॉर्स वगैरह शुरू हो गए इसी चक्कर में। वो सब खत्म हो करके नया जो सिस्टम बना तो उसमें 2 पावर सेंटर बना दिए गए, कि ये था कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और दोनों एक अपनी अपनी लिमिट्स में काम करेंगे। अब अमेरिका ने रशिया को कोलैप्स, यूएसएसआर को कोलैप्स कर दिया, तो वो दूसरा पावर सेंटर खत्म हो गया। फिर वापस वो वन पावर सेंटर पे सिस्टम आ गया, अमेरिका के पास फिर पावर चला गया पूरा। अब उसको चेंज करने का है कि भाई ये 1 या 2 वाला सिस्टम जो है ये गलत है। 1 तो गलत है ही, क्योंकि एक आदमी, एक कंट्री की मोनोपोली हो जाती, वो पूरी दुनिया को लूटने निकल पड़ता है। जैसा आज की डेट में ट्रंप का बिहेवियर आपको दिख रहा है कि वेनेजुएला पे कब्जा करके उसके राष्ट्रपति को उठा लिया, उसके बाद अब बोल रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड पे कब्जा करेंगे, फिर बोलते हैं हम ईरान के ऊपर भी कब्जा कर लेंगे। फिर मतलब कब्जा इन द सेंस कि हमको इनका तेल के ऊपर कंट्रोल चाहिए, हमको इनके यहाँ जो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति बनेगा वो हमारी मर्जी से बनेगा, किसको ये तेल बेचेंगे ये हम डिसाइड करेंगे, किस करेंसी में बेचेंगे, ये डॉलर में बेचेंगे, ये हमारे हिसाब से चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये गुंडागर्दी टाइप की हैं। ये फिर कभी ग्रीनलैंड की बात करते हैं, कभी बोलते हैं हम कनाडा को टेक ओवर कर लेंगे, कभी बोलते हैं हम मेक्सिको पे कब्जा कर लेंगे। तो ये जो चीज़ है, जब सिंगल पावर हो जाता है और उसमें ट्रंप जैसा कोई आदमी आ जाता है पावर में, तो फिर ये सारी घटनाएं होने लगती, फिर पूरी दुनिया इनसिक्योर होने लगती। तो आपने देखा ट्रंप ने फिर यूरोपियन लीडर्स की भी इंसल्ट करनी शुरू कर दी, दूसरे अलग अलग वर्ल्ड लीडर्स के साथ भी बदतमीजी से बात करनी शुरू कर दी, उल्टा सीधा बिहेवियर, टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा। पूरी दुनिया को 1 साल से इन्होंने परेशान किया हुआ है। अच्छा, ये परसेप्शन जो है ना, ये धीरे धीरे बन रहा था, ये काफ़ी समय से बन रहा था, और ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ चीज़ों को शिफ्ट करने की तैयारी हो रही थी। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, तो वो ये है कि ठीक है, अमेरिका तो था पुराना, तो उसको एकदम से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके पैरेलल में जैसे यूरोपियन यूनियन है, वो एक ब्लॉक बन के इमर्ज कर सकता है। वो ऑलरेडी काफ़ी पैसे वाले लोग हैं, काफ़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, तो वो एक ब्लॉक बन सकता है। उनकी अपनी एक करेंसी है यूरो, तो उस पर वो बिजनेस कर सकते हैं। वो सेकंड एक पोजीशन हो जाएगी, एक दूसरा पावर सेंटर हो गया। तीसरा पावर सेंटर आप रशिया को ले लीजिए, तो जो फॉर्मर यूएसएसआर कंट्रीज़ थी, जो 17-18 कंट्रीज़, सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप, जो वॉर्सा पैक्ट और ये सब हुआ करता था, वो धीरे धीरे ब्लॉक जो है, और प्लस कुछ कंट्रीज़ अफ्रीका की, कुछ कंट्रीज़ मिडिल ईस्ट की, जो जिनका अलाइनमेंट अभी भी है रशिया के साथ, तो वो रशिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाएगा। रशिया ने भी अपने रूबल को यूज़ करना शुरू कर दिया कि भैया हमसे ऑयल खरीदना है, रूबल में खरीदो। तो एक पावर सेंटर रशिया बन के इमर्ज हो रहा है। ऐसे ही
इंडिया ने बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, मिलिट्री डेवलपमेंट किया, सब कुछ किया, और एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस इंडिया का भी वेस्ट एशिया से लेके साउथ ईस्ट एशिया में बन रहा है या इंडिया बना रहा है। और अफ्रीका में काफ़ी अच्छी गुडविल है इंडिया की, तो वहाँ पे भी रिलेशन बिल्डिंग चालू है। तो ये पूरा इंडियन ओशन रीजन जो है, ये पूरा साउथ अफ्रीका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, इस पूरे रीजन में इंडिया भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। एक पावर सेंटर बन के इंडिया भी इमर्ज कर रहा, और चाइना तो है वो इमर्ज करने के पहले ही डूब गया टाइप का पावर है। बट चाइना जहाँ पे भी अपना पावर सेंटर डेवलप करना चाहे, वो अपने आसपास की ताइवान और सिंगापुर और हांगकांग, एक दो ये वियतनाम और इस टाइप की कुछ कंट्रीज़ को लेकर के, मंगोलिया जिसको पकड़ ले तो वो एक बना सकता है। तो इस टाइप से उनका प्लान ये था कि अमेरिका अकेला ना रहे, अमेरिका हो जाए, यूरोप हो जाए, रशिया हो जाए, इंडिया हो जाए, चाइना हो जाए, 5 पावर सेंटर्स दुनिया में हों, और ये 5 पावर सेंटर्स मिल करके पूरी वर्ल्ड की ट्रेड और इकोनॉमी को गवर्न करें, और हर एक का अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस खुद ही कार्व आउट हो जाएगा। अब उस लॉजिक से देखते हैं अगर, तो ये जो वेस्ट एशिया वाला रीजन है, पूरा मेडिटेरेनियन से वेस्ट एशिया, ये आता है यूरोप, रशिया और इंडिया। ये इन तीनों के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को टच करता है। जैसे ईरान के आप ऊपर चले जाते हैं तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज शुरू हो जाती हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगान, ये है ना, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान और आर्मेनिया, ये सारी कंट्रीज शुरू हो जाती हैं ईरान के नॉर्थ में। ये पूरा सटा हुआ एरिया किसका है? ये रशियन इन्फ्लुएंस का है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अरब सी जो है वो इंडिया के है, सामने दुबई और सऊदी अरेबिया और यमन और ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, ये इंडिया के हाथ की दूरी पे हैं, तो ये इसका है। ऐसे ही आप मेडिटेरेनियन में उस एंड में चले जाएं, ये पूरा वेस्ट एशिया क्रॉस करके, तो जहाँ पे आपका लेबनान है, उसके उस तरफ फिर साइप्रस और टर्की और वो सब चालू हो जाते हैं, वो यूरोप का एरिया आ जाता है। तो ये जो वेस्ट एशिया है, ये एक्चुअली 3 पावर सेंटर्स का हब है। अब ये तीनों चाहते हैं कि अमेरिका यहाँ से बाहर निकले, भैया तुम्हारा यहाँ क्या काम, हम लोग मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि किसको कहाँ क्या रोल लेना है। तो वो वाली बात है। अब इसको लेकर के इजराइल और इंडिया ने एक वर्कआउट किया था, जो मैंने आपको बताया कि I2U2 वाला एक सिस्टम रहेगा, जिसमें अरब कंट्रीज़ का रिप्रेजेंटेशन UAE करेगा। इधर से जो मिलिट्री और कमर्शियल जो सपोर्ट देना है वो इंडिया से आएगा, और उस तरफ से मिलिट्री और कमर्शियल सपोर्ट जो देना है वो इजराइल देगा। और इस सब के बीच में USA को बोला था कि भाई आप भी रहेंगे इसमें, क्योंकि आप पहले इसको कंट्रोल और गवर्न करते थे, रहेंगे, लेकिन आप हम 3 के साथ एज ए पार्टनर रहेंगे, आप मालिक नहीं रहेंगे। ये पोजीशन अमेरिका में भी एग्रीड है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ट्रंप साहब को ये चीज़ थोड़ी सी गले नीचे नहीं उतर रही है। मुझे बोला ना, वो थोड़ा रियल एस्टेट वाला आदमी है, ज़मीन का लालची आदमी है, तो वो छोड़ के कैसे जाएं वाली बात है। तो उसने गाज़ा में खेल करना शुरू किया कि जैसे ही इजराइल ने ठोक पीट के गाज़ा को खाली किया, ये पहुंच गया अपना पीस बोर्ड बना बनू के कि गाज़ा को हम डेवलप करेंगे, और इतने $1 बिलियन का फंड ले आए हैं, और नक्शे अक्षे बना करके कि यहाँ होटल बनेगा, यहाँ रिसोर्ट बने। भाई तू कौन, मैं खामखा, ज़मीन वो इजराइल की है, तुम उस पर डेवलपमेंट प्लान किस हैसियत से बना रहे हो? उसको खाली करने के लिए जो भी लड़ाई लड़ी वो इजराइल ने लड़ी, आपने तो अपनी सेना और कुछ उतारा नहीं। उतारा भी होता तो किसी की ज़मीन आपकी थोड़ी हो जाती है। तो इस टाइप की, लेकिन ये कहानी है। अब जो नया एक इशू है जो लोग बोल रहे हैं, जो अमेरिका भी को मतलब प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट को जो है अभी हम कब्जा करेंगे। भाई कैसे कर लोगे? पहली चीज़। और दूसरी चीज़, चाहे इजराइल हो, चाहे यूरोप हो, चाहे रशिया हो और चाहे इंडिया हो, क्योंकि ये पूरा हमारे इन्फ्लुएंस का रीजन है आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर में, हम आपको यहाँ घुसे रहने क्यों देंगे?
और फिर जब आपके सारे के सारे जो बेसेस थे यहाँ पे 8 9 10 बेसेस, वो सारे ठोके जा चुके हैं और उसको ठोकना या डिस्ट्रॉय करना जो है वो भी एक एग्रीड अपॉन चीज थी कि जो यूएस की पेंटागन है उसको पता था ये ठुकेंगे, हमें खाली करना है तो हमें इसको डिस्ट्रॉय करके निकलना है। वो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है किसी भी आर्मी का। कोई भी आर्मी कोई कैंप बनाती है, कोई चौकी बनाती है या कुछ भी बनाती है, एक बेस बनाती है, जब उसका काम खत्म हो जाता है वो उस जगह से निकल रहे होते हैं, वो खुद ही बम लगा करके हर इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा देते हैं। या सपोज कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, एक टैंक है वो जा रहा है और अचानक उसके इंजन में कोई फॉल्ट आ गई, उसका इंजन बंद हो गया। अब उस टैंक का जो क्रू है वो उस टैंक में बैठा रहेगा तो दुश्मनों की फायरिंग में वो मारे जाएंगे। तो बेटर ये है कि टैंक को छोड़ करके बाहर निकल जाओ और कहीं आप सेफ जगह पहुंचने की कोशिश करो। लेकिन टैंक में तो छोटी सी खराबी है, अगर कहीं आपके दुश्मनों के हाथ लग गया तो ये लाखों करोड़ों का जो टैंक है वो छोटी सी खराबी जो है वो रिपेयर करके उसको आपके ही खिलाफ यूज करने लगेंगे। तो उसका तरीका ये होता है कि आप उस टैंक में एक्सप्लोसिव्स लगा करके कुछ क्रिटिकल ऐसी चीजें उड़ा दो कि वो टैंक कबाड़ हो जाए, किसी के काम का ना रहे। ठीक है, तो उसी फिलॉसफी से अमेरिका को जब ये डिसाइड हो गया कि उनको ये एरिया छोड़ के जाना है तो ये बेसेस तो डिस्ट्रॉय होने ही थे। अब उसके बाद जो कोई भी आएगा वो अपने हिसाब से उन बेसेस को दोबारा रिबिल्ड करेगा, डेवलप करेगा, रिपेयर करेगा, जैसा भी करेगा वो करेगा। अमेरिकन्स ने अपने हिसाब से जो कुछ बनाया था, जो कॉन्फिडेंशियल कंस्ट्रक्शन था, उनके डिजाइन्स, पैटर्न्स, ये सारी चीजें, वो सब उनको डैमेज करना था। और कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने ईरान की मिसाइल्स को, ड्रोन्स को इन जगहों पे गिरने दिया, हिट होने दिया, साथ में खुद के एक्सप्लोसिव्स लगा करके पूरा डैमेज कर दिया। वो यूएस आर्मी को वहां से निकलना था। लेकिन ट्रंप साहब जो वो हाथ पैर मार रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहां पे मेरे को एक रोल मिल जाए, ईरान के अंदर जो है वो मैं पपेट गवर्नमेंट बिठा दूं। और ये उसी लालच में यहां इस लड़ाई में आए, जबकि इनका रोल जो है वो खत्म हो चुका है। वो खत्म इसलिए हो चुका है क्योंकि ऑलमोस्ट दो मेन जो वो थे, पर्पस थे या मकसद थे इस लड़ाई के, इजराइल के। तो पहला था कि जो ये खमनेई के नीचे जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट लीडरशिप, इसको एलिमिनेट करना। तो पहले दिन से इजराइल जो है उस पे लगा हुआ है, उसने अपनी पूरी इंटेलिजेंस लगा रखी है। खमनेई साहब कहाँ पे हैं और कहाँ पे उनके बाकी के 88-90 मौलवी जो सीनियर हैं वो कहाँ हैं, नंबर 2 नंबर 3 कौन कहाँ है, वो इजराइल ने पता करके रखा था। पहले दूसरे दिन में खमनेई साहब को निपटा दिया। उसके बाद पता चला कि आरिफी करके दूसरे को आयतुल्ला बना दिया गया है, दूसरे किसी मौलवी को, उसका पता लगाया, उसको स्ट्राइक किया, उसको उड़ा दिया। उसके बाद पता चला कि ये 88 जो मौलवियों की एक कमेटी है, ये कौम उनका एक बड़ा शहर है, तो कौम में ये लोग मीटिंग कर रहे हैं और वहाँ पे ये नया आयतुल्ला चुनने की तैयारी करके बैठे हैं कि ये 88 में से किसको बनाना है। तो जिस बिल्डिंग में मीटिंग हो रही थी उसको हिट किया, ये सारे के सारे 88 मार दिए एक साथ। वो कमेटी ही खत्म हो गई जो आयतुल्ला चुनती है। अब उसके बाद ये हुआ कि कोई और आयतुल्ला बनेगा कैसे, क्योंकि सारे सीनियर तो जो आयतुल्ला वाले लेवल के थे वो तो सब खत्म हो चुके। क्योंकि इनके यहाँ क्या होता है कि आयतुल्ला की एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, उसको क्या तो कहते हैं ये लोग, खारिज क्या करके एक डिग्री होती है, रिलीजियस स्टडीज़ की एक डिग्री होती है, कुछ तो खारिज करके होती है। उसका मतलब होता है बेसिकली कि वो पीएचडी लेवल की चीज़ होती है कि कुरान को स्टडी करके आपने अपनी कोई नई फिलॉसफी टाइप की निकाल ली तो आप उस लेवल के ज्ञानी हो गए कुरान के, तो आप आयतुल्ला बन सकते हैं। तो उस लेवल के जितने थे उनको सबको निपटा चुका है इजराइल।
अब आईआरजीसी ने बोला कि यार क्या किया जाए, जो चुनती है कमेटी वो है नहीं, उस क्वालिफिकेशन लेवल के लोग भी नहीं हैं। तो इन्होंने आईआरजीसी ने बाकी के मौलवियों वगैरह से बात करके बोला कि एक काम करो, खमनेई साहब का जो बेटा है मुस्तबा, उसको डिक्लेयर कर दो। तो बात यही आई कि उसको क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है। बोले नहीं, अभी तो डिक्लेयर कर दो, अभी तो इमरजेंसी में हमको एक आयतुल्ला चाहिए है और वो क्वालिफिकेशन देख लेगा। और वैसे भी उसको नाम के लिए अभी हम लोगों को करना है, क्योंकि कोई तो लीडर है, रेजीम के ऊपर सवाल उठ रहा है कि इस रेजीम में बचा क्या है। अगर ये मतलब रिलीजन बेस्ड गवर्नमेंट है तो इसमें रिलीजन का हेड कौन है, तो एक आदमी तो खड़ा करके दिखाना पड़ेगा। तो इन लोगों ने नाम की घोषणा कर दी। अब जब नाम की घोषणा कर दी तो बोले यार ये मुस्तबा है कहाँ, इजरायली भी ढूंढने लगे। अच्छा, पहले न्यूज़ ये आई थी कि आयतुल्ला को जब मारा था इन्होंने, खमनेई को, तो जिस बिल्डिंग में खमनेई थे उसके साथ उनका पूरा परिवार भी मारा गया। तो उसमें उनकी बहू, उनके बच्चे, बहू के बच्चे और पता नहीं क्या क्या कई सारे लोग थे। और ऐसा माना जाता है कि उस समय पे ये मुस्तबा भी वहां था। तो उस समय ये खबर आई थी कि मुस्तबा मर गया। अब इन लोगों ने बोला पहले कि मुस्तबा को आयतुल्ला बना दिया। उसके बाद जब क्वेश्चन उठने शुरू हुए तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मुस्तबा को बना दिया है, लेकिन अभी वो पोस्ट इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि वो हॉस्पिटल में है, सीरियस है, आईसीयू में है, इस टाइप की बातें। तो क्या वो उस अटैक में जिंदा बच गया? अच्छा, फिर खबर आई कि ये लोग शायद खमनेई साहब की बॉडी वॉडी ढूंढने के लिए उस खंडर में या उस मलबे के बीच में जाने वाले हैं। तो वहां दोबारा इजराइल ने बॉम्बिंग की कि बॉडी भी ना मिले। उसका रीज़न ये है कि भाई बॉडी मिलेगी, तुम उसका फ्यूनरल करोगे तो फिर लाखों लोगों की भीड़ जुड़ेगी और उसके बाद फिर तुम उसका एक मकबरा बना दोगे और फिर उस मकबरे पे रोज इवेंट करते बैठोगे। तो बॉडी ही ना मिले तो कब्र ही नहीं बनेगी। कब्र नहीं बनेगी तो वो उर्स टाइप का जो सेलिब्रेशन साल में होता है, जैसा ये इनके जो कमांडर थे सुलेमानी, उसके लिए करते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर कुछ हुआ था, उस सुलेमानी की कब्र पे उसके शहादत के दिन का कुछ मेला टाइप का लगा हुआ था और हजारों लोग जुड़े थे। उस पे ड्रोन स्ट्राइक हुई थी उस मेले पे, उसमें फिर सैकड़ों लोग मरे थे, वो इजराइल ने की थी। वो कहा जाता है कि पाकिस्तान के कुछ एलिमेंट्स उसमें यूज हुए थे या क्या था, कोई शायद ड्रोन स्ट्राइक हुई थी या कोई सुसाइड बॉम्बर ने एक्सप्लोजन किया था, इस टाइप की कुछ कहानी थी। तो वो सीन जो है वो दोबारा ना बने, तो इन्होंने बोला कि ये खमनेई की जो है बॉडी भी नहीं मिलनी चाहिए और इसलिए अभी तक खमनेई का फ्यूनरल भी नहीं हुआ है। ये कहानी है कुल मिलाकर के। अब आज की स्थिति ये है कि ट्रंप साहब का रोल हो चुका है अमेरिका का ख़त्म, क्योंकि इसराइल को जो अचीव करना था उसको दो चीज़ें अचीव करनी थी। एक उसका जो इमीडिएट खतरा था कि ये आइडियोलॉजी बेस्ड जो सरकार है, ये खमनेई इसका हेड है, इसको वाइप आउट करो। तो उसने रिलीजियस आइडियोलॉजी बेस्ड जो टॉप की जितनी लीडरशिप थी, नंबर 1 नंबर 2, वो पूरा वाइप आउट कर दिया। मतलब खमनेई को नंबर 1 मान लीजिए आप, और खमनेई के बाद खमनेई की एजुकेशन और एक्सपीरियंस लेवल के जो लोग हैं वो नंबर 2, सब मर गए। अब नंबर 3 और उससे नीचे के लोग बचे हैं जो कि क्वालिफाई ही नहीं करते हैं आयतुल्ला बनने के लिए। तो वो एक प्रॉब्लम आ गई है इस रेजीम के सामने। तो इजराइल का पर्पस, 1 नंबर का जो टारगेट था वो तो पूरा हो गया। दूसरा उनका टारगेट था कि इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पे रोक लगे। तो उसको लेकर के आप समझ लीजिए कि B-2 बॉम्बर्स से अमेरिका ने जो भी इनकी न्यूक्लियर साइट्स थी, जहाँ जहाँ पे भी इनको डाउट था कि ये कुछ कर रहे हैं, हर उस साइट पे एक B-2 बॉम्बर एक बार में 35,000 किलो एक्सप्लोसिव गिराता है और कई कई राउंड की बॉम्बिंग B-2 बॉम्बर इन हर एक साइट पे कर चुके हैं। तो अब लिटरली वहां पे भी कुछ अगर 100-200 फीट या मीटर नीचे भी होगा जमीन के, तो एक तो वहां तक जाने के रास्ते कोलैप्स हो चुके होंगे, जो टनल्स बनाई होंगी, और अंदर उस धमाके के कारण अंदर भी जो आपने टनल अनल जो भी बना रखा होगा, बंकर अंकर, वो भी कोलैप्स कर गया होगा।
तो अब कुछ वहाँ पे भी बचा नहीं है। एटलीस्ट ऐसा कुछ नहीं है कि अगले 5 से 10 साल में कोई उसको खोद खाद के साफ सूफ करके और उस फैसिलिटी को दोबारा शुरू कर सके। तो उसका दूसरा नंबर का टारगेट भी पूरा हो गया इजराइल का। तो अब अमेरिका का कोई रोल बचा नहीं है। तो लेकिन अब ट्रंप का जो है, अब यहां से उसका पर्सनल गेम शुरू हो रहा है। उसको ये लग रहा मैं छोड़ के क्यों जाऊं, इस तेल पे मैं कब्जा कर लूं। और उसको भी मतलब अमेरिका से कोई मतलब नहीं है। उसका ये है कि किसी तरीके से मैं यहाँ पे एक पपेट गवर्नमेंट बना करके और एक कोई कंपनी बना करके और उस कंपनी का अपनी किसी कंपनी के साथ एक 50 साल का 100 साल का एग्रीमेंट करके और ऑयल के फील्ड्स वगैरह जो हैं उन पे राइट्स ले करके मैं निकल जाऊंगा। इसलिए वो ईरान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो है वो सिर्फ ट्रंप का पर्सनल गेम है। ट्रंप की या अमेरिका का रोल जो है वो अब यहाँ से खत्म है। और इसलिए आप देखेंगे कि ट्रंप की गवर्नमेंट अगर कुछ अनाउंस करती है तो यूएस नेवी उसका उल्टा अनाउंस कर देती है कि भाई, जैसे अभी इन्होंने बोल दिया कि हम इन शिप्स को एस्कॉर्ट करेंगे। नेवी ने मना कर दिया, नहीं कर पाएंगे। ट्रंप ने बोला हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये एयरक्राफ्ट कैरियर लाओ, वो एयरक्राफ्ट कैरियर लाओ। सारे एयरक्राफ्ट कैरियर दूर खड़े हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। जो भी टारगेटिंग या अटैकिंग हो रही है, जो प्लेन्स उड़ रहे हैं, वो मैक्सिमम अरब कंट्रीज के जो बेसेस हैं वहां से उड़ रहे थे, और या आपका इजराइल में जो बेस है, नेगेव डेजर्ट में इनका बहुत बड़ा एयर बेस है, वहां से उड़ रहे थे F-22 और F-35 और ये सारे प्लेन्स। वो इजराइल के साथ मिलकर के काम कर रहे थे। और B-2 वगैरह जो हैं बॉम्बर्स, जो इनके लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं, या तो वो डिएगो गार्सिया से आ रहे थे, लैंड बेस्ड, वो भी आइलैंड है, उसके ऊपर से रनवे से उड़ रहे थे, और या यूरोप और इधर उधर के जो बेसेस हैं वो उसको यूज करके वहां से आ रहे थे। तो इनके जो नेवल एसेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्ले में आए नहीं हैं। हाँ, शिप्स ने दूर से खड़े होकर के 400 के करीब क्रूज मिसाइल्स जो हैं, टोमाहॉक क्रूज, वो फायर की हैं। इस रीजन में 1400 मिसाइल्स अमेरिका के पास अलग अलग जगहों पे थी, 400 इनके शिप्स पे थी। वो 400 फायर हो चुकी हैं। और अब्राहम लिंकन जो कैरियर बैटल ग्रुप है वो अपने पूरे ग्रुप के साथ वापस डिएगो गार्सिया पे आके खड़ा हो गया है। तो बेसिकली यहाँ आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी कि अमेरिका का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, पेंटागन, वो अलग तरीके से एक प्लान के साथ बिहेव कर रहा है। उसने अपने आप को पुल आउट कर लिया है, एग्जिट कर लिया है। जेराल्ड आर फोर्ड को ये लेकर के आए, वो रास्ते में खड़ा हो गया कि जब हमारे टॉयलेट चोक हो गए हैं, हमारे यहाँ 45-45 मिनट की, एक एक घंटे की टॉयलेट्स की लाइन लगी हुई है, ऐसे में हम ऑपरेशंस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो वो पूरे टाइम अपने टॉयलेट से जूझता रहा। उसको भी एक बहाना बना करके खड़ा करके रखा हुआ था इन लोगों ने। उसके बाद अभी सुनने में आया है जॉर्ज डब्ल्यू बुश करके तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ये ट्रंप साहब मूव करने की कोशिश कर रहे हैं इस एरिया में। तो कुल मिलाकर के जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि यूएस की जो नेवी है या जो आर्म फोर्सेस हैं वो कोई बहुत ज़्यादा कीन नहीं है, बहुत इंटरेस्टेड नहीं है अब इस लड़ाई को कंटिन्यू करने को लेके। क्योंकि जो बेसिक टारगेट्स थे कि इनको इजराइल के साथ कोऑपरेट करके और ईरान की इस रेजिम को कोलैप्स करना था, तो उसके लिए जो बेसिक टारगेट्स थे वो पूरे हो चुके हैं। दूसरी जो इनको अमेरिका को था कि तुमको इस एरिया से पुल आउट करनी है अपनी फोर्सेस, इनके बेसेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ये बाहर निकल रहे हैं। जो इनके परमानेंट थर्ड जो एंटी एयर रडार और ये सब चीज़ें थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। अब आप उसको ये मान लीजिए कि ईरान ने डिस्ट्रॉय किया, या ये मान लीजिए कि वो डिस्ट्रॉय होने ही थे, दैट वाज द प्लान, इन्होंने डिस्ट्रॉय होने दिया। जो आपको समझना है, जैसे आपको समझ में आता है आप वैसे समझ लो, ठीक है। होना ये था, हो गया। अब किसी गाड़ी को डिस्ट्रॉय करना है, अब उसका एक्सीडेंट हो गया या ड्राइवर ने ले जा करके गड्ढे में गिरा दी, आप जैसे सोचना चाहे सोच लें। गाड़ी को खत्म होना था, गाड़ी खत्म हो गई। ये कहानी है पूरी। तो अब इसमें हाँ, अब दुनिया के लिए क्या है, दुनिया के लिए टेम्पररी एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा क्या है, जैसे जो अरब कंट्रीज हैं
उनको अपनी लॉयल्टीज से लेकर के आइडियोलॉजीज सब कुछ बदलनी है। अब जैसे यहाँ पे जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने वाले हैं वो इस तरफ से इंडिया है और उस तरफ से इजराइल है, उसके बीच में ये सारी अरब कंट्रीज हैं। तो अब आप उस आइडियोलॉजी के साथ कि हनूद और यहूद हमारे दुश्मन, तो भैया उन्हीं की छतरी के नीचे तुम्हें जिंदा रहना है। तो अब ये शिफ्टिंग और ये सारी चीजें जो हैं ये सब होनी है। ईरान के अंदर भी लड़ाई जो हुई है वो क्यों हुई है कि ईरान से किसी को, मतलब ईरानी लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि ईरान की पब्लिक से आप बात करोगे, बहुत पढ़े लिखे, सोफिस्टिकेटेड, वेल बिहेव्ड, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत जॉली नेचर है, सब कुछ है, हंसेंगे मजाक करेंगे आपसे, आपको घर पे बुला करके बहुत अच्छा वेलकम देंगे, सब कुछ है। और इंडियंस के साथ तो उनके बहुत अच्छे वो हैं, मतलब आप नॉर्मली आप पूछेंगे तो मतलब ईरानी कोई भी लड़की को आप बात करेंगे उसको आधे मतलब दर्जन भर हिंदी गाने याद होंगे। उनकी लैंग्वेज में मतलब क्योंकि हमारी जो उर्दू है, उर्दू में 40% फारसी है, 40-50%। हमारी हिंदी में बहुत सारे उर्दू वर्ड्स हैं। तो ईरानी और इंडियंस जो है ना, ईरानियन लैंग्वेज और हिंदी, हमारे बहुत से वर्ड्स कॉमन है। तो ये चीजें हैं और इसलिए उनको हिंदी मूवीज बड़े आसानी से समझ में आ जाती हैं क्योंकि 25-30% वर्ड्स तो उनको वैसे ही समझ में आते हैं। तो ये चक्कर है, तो इसलिए वो अच्छे लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि जो उनकी लीडरशिप एक रेडिकल आइडियोलॉजी लेके बैठी थी और वो मुट्ठी भर लोग बचे हैं जो कट्टर सोच के, इस्लामिक सोच के लोग हैं। उसमें से जो टॉप चीजें, टॉप वाला लेवल है वो वाइप आउट हो चुका है। अब वहां पे अंदर से ऑर्गेनिक एक चेंज आना है, वो उसके लिए पब्लिक वहां की ऑलरेडी तैयार है। वो तो कहते हैं हम तो पर्शियन हैं, पर्शियन सिविलाइजेशन के लोग हैं, इस्लाम तो बाद में आया, हमारी हिस्ट्री तो 5000 साल पुरानी है। तो वो ऑलरेडी उस टाइप की चीज़ों पे बात होने लगी है। बहुत सारे जो लोग हैं, मतलब ये खामनेई की गवर्नमेंट बोल चुकी थी कि भाई 75% मॉस्क्स जो है, मस्जिदें हमने बंद कर दी, ताला लगा दिया, वहाँ से इमामों को बाहर निकाल दिया है, वापस बुला लिया है क्योंकि कोई आता ही नहीं। तो मतलब 75% पॉपुलेशन जो है ईरान की, उसने इस्लाम को फॉलो करना बंद कर रखा है, आज से नहीं कई साल से। तो ज्यादा समय नहीं लगेगा उनको इंटरनली चीजों को चेंज करने में। तो इसलिए अब अमेरिका का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं रह गया है और इस एरिया में अब हमको अगर बात करें, इंडिया, रशिया, यूरोप, इजराइल, क्योंकि हम इस रीजन को, ये हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के बीच में पड़ता है, इसको प्रोटेक्ट करना, ऑपरेट करना, डेवलप करना, सब कुछ करना जो है वो इन्हीं सारे पावर्स की जिम्मेदारी है। और कोई नहीं चाहता है कि यहां पे अब और वायलेंस हो और सब कुछ हो। तो ये वाली एक कहानी है। और मुझको ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जिस किस्म का आदमी है, जिस माइंडसेट का आदमी है, उसको ऐसा लग रहा है कि या तो मेरे को कुछ मिल जाए, ईरान में कोई ऑयल मिल जाए, ऑयल फील्ड मिल जाए मुझे जो मेरी फैमिली 50 साल तक चलाए, और नहीं तो मैं पूरे एरिया को आग लगा देता हूं, हर अरब कंट्री के ऊपर बम गिरवाऊंगा ईरान से, और ये करूंगा वो करूंगा, ईरान को भी तबाह कर दूंगा, ये सारे अरब कंट्रीज को भी तबाह करवा दूंगा, और पूरा केओस मचा के आग लगा करके, और टेररिज्म की आग में झोंक के, जैसे आज की डेट में लीबिया जल रहा है, आज की डेट में सीरिया जल रहा है, उसी तरह इस पूरे रीजन को जला के निकल जाऊं। वो उस माइंडसेट से चल रहा है। और बाकियों का है कि भाई अब इसको किसी तरीके से ठंडा करो, शांत करो, और उसके बाद बैठ करके धीरे धीरे
जो आइडियोलॉजिकल चेंज लाना है, इधर अरब कंट्रीज में भी लाना है, उधर ईरान में भी लाना है, उस पर वर्क किया जाए। तो ये जो रेडिकल, ये कट्टरपंथी सोच, इसको ख़त्म किया जाए, और जो एक बेसिकली रूट्स से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये सारे जो रीजन्स हैं, अरब्स हो गए, ईरानियंस हो गए, इनके पास एक प्री इस्लामिक कल्चर है ना। 1000 साल 1400 साल से ही इस्लाम आया, उसके पहले इनके जो कल्चर्स थे उनको थोड़ा थोड़ा रिवाइव किया जाए, शुरू किया जाए। तो ये पूरा कहानी है। हाँ वीरेंद्र जी क्या बोल रहे हैं? वीरेंद्र जी पूछ रहे हैं लेटेस्ट में इंडिया ने भी नोटम जारी करके कर रहा है, युद्धाभ्यास भी करने में लगा हुआ है। हाँ वो देखिए पूरा, क्योंकि अभी इस रीजन में पूरे एक केओस मचा हुआ है, तो आपको भी अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस दिखानी है, वो आप कर रहे हो, तो हर कोई कर रहा है। जैसे आज यूरोप की तरफ से आप देखेंगे तो फ्रांस ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है उस एरिया में, इंग्लैंड ने बोला कि हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहे हैं, उस पर ट्रंप ने ताना मारा कि अब आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्यों आ गए। ठीक है ना, वो अमेरिका की मदद करने नहीं आए हैं, वो इसलिए आए हैं कि अमेरिका को कि भाई साहब अब आप निकलो यहाँ से, आपकी कहानी ख़त्म हो गई, अब हम लोग संभाल लेंगे इस एरिया को। इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर ओमान के पास खड़ा हुआ है, पूरा कैरियर बैटल ग्रुप, जहां पे अमेरिका का अब्राहम लिंकन खड़ा था, उस रीजन में इस समय इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा हुआ है। नीचे रेड सी में फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है, उधर मेडिटेरेनियन में उस तरफ ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है। जरूरत पड़ेगी तो रशियन वॉरशिप्स आएंगे यहां। तो अब जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि अमेरिका को प्रेशराइज किया जा रहा है कि भाई साहब आप निकलो, आपका काम हो गया, और आपका इस इलाके में अब आपका जो पूरा एक चौधराहट थी उसका दिन पूरा हो गया। अब आप अपना नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उस एरिया में गुंडागर्दी करो जाके। तो ये पूरी एक कहानी है। तो वो साउथ अमेरिका में उसने एक गुंडागर्दी कर दी वेनेजुएला को। यूरोप में घुसने की वो कोशिश कर रहा था कि ग्रीनलैंड पे कब्जा करूंगा, वो यूरोप वालों ने लात मार के भगाया कि इधर मत आ, उधर ही रहे। तो उधर जाके उसने बोला कनाडा पे कब्जा कर लूंगा। कैनेडियंस बोले इसकी ऐसी तैसी, वो इधर आके बैठ गए इंडिया के पास कि भाई साहब आपके साथ ट्रेड डील करेंगे, सब कुछ करेंगे, भगाओ इसको। तो चीज वो हो रही है, और पूरा एक नया सिस्टम सेटअप हो रहा है। ऐसे ही आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया जो है उसने इंडिया के साथ ट्रेड डील कर ली, उसने अमेरिका को इग्नोर कर रखा है। आज की डेट में साउथ कोरिया और जापान जो हैं वो सबसे वर्स्ट हिट हैं, क्योंकि वो अमेरिकन अलाइज माने जाते हैं। उनको ऑयल मिलना बंद हो गया है अरब कंट्रीज से, वही उनका 70-80% ऑयल का सोर्स था। उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अच्छा, साउथ कोरिया और जापान, इन दोनों की क्योंकि अमेरिकन अलाइज थे तो इनकी चाइना से भी नहीं बनती, इनकी जापान से भी, ये रशिया से भी नहीं बनती। तो अब इनको भी नया अलाइनमेंट ढूंढना है, और उसके लिए भी वो इंडिया के पास आएंगे कि भाई साहब कुछ करवा के दो सेटिंग। तो चीजें ऐसे बदल रही हैं, और अमेरिका को एक एक जगह से खिसकाया जा रहा। जैसे अभी फिलीपींस के साथ हमने ब्रह्मोस लगा दिए, फिलीपींस में हमारे ब्रह्मोस लगे हैं। इंडोनेशिया में फाइनल हो गया मेरे ख्याल से, वहाँ पे भी आ जाएगी ब्रह्मोस। तो चाइना के ऑपोजिट में ये इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड से बात चल रही। ये पूरी चेन जो है ऑस्ट्रेलिया तक, ये पूरा इंडिया धीरे धीरे इसका कंट्रोल, मिलिट्री कंट्रोल ले रहा है हाथ में। इंडियन मिलिट्री हार्डवेयर यहाँ पे आ रहा है, अमेरिकन हटेंगे यहाँ से। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ से अमेरिकन चुपचाप इसलिए हट जाएंगे क्योंकि यहाँ ऑयल की बहुत कहानी है नहीं, तो यहाँ से चले जाएंगे। वहां पे ट्रंप की लार गिर रही है कि यार अच्छा, उसका पीछे रीजन बड़ा सिंपल है कि जैसे मैंने बोला कि पहले एक पावर सेंटर था, अब 5 इमर्ज कर जाएंगे। ठीक है ना, तो अमेरिका का डॉलर चलेगा लेकिन 4 दूसरी करेंसीज भी चलेंगी।
जब ये हो जाएगा तो क्या हो गया, अभी तक आपका पूरे वर्ल्ड में 100% रोल था, अब 20% रह गया, 80% रोल आपका गायब हो गया। लेकिन 80% रोल के साथ क्या हो गया, अमेरिकन पॉपुलेशन जो है उसकी 80% नवाबी भी चली गई। आपको अब समझ में आ रहा है? जो आदमी सपोज हफ्ते के 1 लाख रुपए कमा रहा है, वो अचानक हफ्ते के 20,000 रुपए पे आ जाए, तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी? उसको तो वो 1 लाख रुपए हफ्ते वाली लाइफ स्टाइल चाहिए कि हफ्ते में मेरे को 5 दिन काम करना है, 2 दिन पार्टी करनी है। अब जब 7 दिन 12 घंटे काम करना पड़ेगा और उसके बाद 20,000 मिलेंगे, तो क्या करोगे? तो अमेरिकन्स का वो प्रॉब्लम आने वाली है। और ट्रंप को पता है कि यार अगर मैं ऑयल पे कब्जा नहीं करूंगा इधर उधर, तो अमेरिकन्स को ये सब झेलना पड़ेगा कि जहां पे हम खड़े हैं धीरे धीरे 2-4 साल में अमेरिकन्स को भी उसी स्टेज पे आना पड़ेगा। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं दुनिया में कि जहां वो पूरे दुनिया के मालिक हुआ करते थे, अब उनको 4 और पार्टनर्स के साथ टेबल पे बैठना है। वो पूरा हिस्सेदारी जो है उसमें 4 और हिस्सेदार आ गए। तो आपका जो पूरा हिस्सा है, कमाई है, प्रॉफिट है, सब कुछ 1/5 हो गया। वो उनको गले नीचे नहीं उतर रहा। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। वीरेंद्र भैया, भारत पाकिस्तान के बीच का देखिए, मैंने बोला कि जब ये आपको ऐसे मतलब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में आपको एक पोल माना गया है या एक आपको पावर सेंटर माना गया है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो कुछ भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो खत्म हुआ था और उस समय जो कुछ भी कंट्रीज बनी, डिवीजन्स हुए, पार्टीशंस हुए और जो इधर उधर लैंड के कब्जे वगैरह हुए, उसको चेंज करने के लिए और वापस आपको जो कुछ भी आपका राइटफुल है वो देने के लिए छूट दी गई है। तो उसमें आप देखेंगे कि रशिया को यूक्रेन में छूट मिल गई, भैया तुमको जो करना कर लो। अब आज की स्थिति ये है कि रशिया ने 4 साल यूक्रेन को जो रगड़ा है, उसके बाद उसको बस एक चिट्ठी तो लिखनी है किसी भी कंट्री को। ये जो सेंट्रल एशियन दुनिया भर की कंट्रीज बने बैठे हैं तो सारे के सारे गरीब आजाद हो गए, लेकिन कोई बहुत लाइफ स्टाइल सुधर गई क्या? नहीं सुधरी। आज भी आप चले जाइए ये तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जहां पे भी आपको बिल्डिंगें, रोड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, जो कुछ मिलेगा वो यूएसएसआर के जमाने का बना हुआ मिलेगा। इन लोगों ने आज तक अपने लिए 90s के बाद से, जब से ये आजाद हुए, कुछ नहीं कर पाए। इवन कई कंट्रीज में बसें भी वो 1990 के जमाने की चल रही, कारें भी आपको वही मिलेंगी 40 साल 30 साल पुरानी, धुआं मारती हुई, धर 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 करती हुई कारें चलती हैं टैक्सी में। तो आज इनको अगर रशिया ऑप्शन देता है कि भाई वापस आना है यूएसएसआर में, ये दौड़ के जाएंगे, बड़े भाई कर लो यार, भर्ती कर लो हमें, क्योंकि आज रशिया के पास पैसा ही पैसा है। वो आज सबसे रिचेस्ट कंट्री है, वो धड़ाके से तेल गैस सब बेच रहा है। ये सारे के सारे बेचारे, इनके पास न सी पोर्ट है ना कुछ है, इनके पास तेल गैस है, बेच नहीं सकते किसी को, वो प्रॉब्लम है। तो ये सब अपने आप जाएंगे। ऐसे ही आप इंडिया आ जाएंगे तो इंडिया में आज पाकिस्तानियों की हालत देख लीजिए। पाकिस्तान के जिस एरिया पे इंडिया हाथ रख दे कि क्यों भाई इंडिया आओगे, वहां की पब्लिक दौड़ के खड़ी हो जाएगी सर के बल, भाई साहब ले लो हमें। यहां पे तो न तेल है, न पानी है, न दवाई है, न बिजली है। उससे कम से कम आपके यहां आ जाएंगे तो जिंदा तो बचेंगे, इज्जत तो मिलेगी। उसके लिए वो नाम पता सब बदलने को तैयार हो जाएंगे। यही पोजीशन आप बांग्लादेश को ले लो। आपको बांग्लादेश में जो हिस्सा चाहिए आपको हाथ रख दो, वहां की पब्लिक को पूछ दो, वो दूसरे दिन खुद
तार वार लेके, खम्भा उम्बा लेके बॉर्डर बदलने को तैयार हो जाएंगे कि साहब हम लोग ही खींच देते हैं तार, अलग करो इन साले बांग्लादेशियों को, हम लोग अब से इंडियन। अब वो स्थिति बन रही ना आज। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 500 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर। हार्ट की, बीपी की, इस टाइप की दवाइयां नहीं है पाकिस्तान में। तो इस हालत में खाने को उनका भी फसल फेल होने वाली है, इसकी वीट की। कोई अनाज देने को तैयार नहीं है इनको, क्योंकि पैसे ही नहीं इनके पास। और इस समय जो क्राइसिस है पूरी दुनिया में, तेल का क्राइसिस है, सब कुछ है, उसके अलावा फिर राशन का, अनाज का भी क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। उसमें फ्री में इनको कौन देगा? तो बहुत सारे फैक्टर्स। तो इंडिया भी तैयारी कर रहा है। हमारे पास मतलब जो प्लान होगा वो ऑब्वियसली ये होगा कि एक इकोनॉमिक प्लान भी है, एक क्या बोलते हैं आपका मिलिट्री प्लान भी है, और एक डिप्लोमेटिक एंगल भी चल रहा होगा। तो वो है जो मैं आपको पहले भी लाइव में बोल चुका हूँ। इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये सिंध वाला जो हिस्सा है इसमें से एक हिस्सा ले लें, ताकि हमारी कराची पोर्ट हमारे कंट्रोल में आ जाए, और वहाँ से लेकर के बलूचिस्तान तक हमको लैंड की कनेक्टिविटी मिल जाए। उधर ऊपर गिलगिट बाल्टिस्तान से हमको अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में फिर लैंड की कनेक्टिविटी मिल जाए। बीच में जैसे बांग्लादेश तीनों साइड इंडिया बैठा है, वैसे ही पाकिस्तान का जो बचा हुआ हिस्सा होगा पंजाब वाला, उसके 3 साइड इंडिया होगा, बीच में ये होंगे। तो वो प्लान जो है वो मेरे को होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। और उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मिलिट्री गेम की ज़रूरत नहीं। आज मैंने एक वीडियो डाला मौलाना फजलुर रहमान का, उसने आज 5 लाख मौलानाओं के साथ अपनी सरकार के खिलाफ फतवा जारी कर दिया कि ये सरकार जो है वो गैर इस्लामी है, इसको ख़त्म करना है। तो जब उन्हीं के लोग सब कुछ करने को हैं तो हम क्यों करें? हमको बस अपनी तैयारी रखनी है, और वो होता हुआ दिख रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो होने दीजिए। आज पाकिस्तान, ये बांग्लादेश के अंदर भी जो आया हुआ है ये तारिक रहमान, ये भी लाया गया है। क्यों लाया गया है? इसको भी जो टास्क है वो यही है। इसको भी हमको वो सारी चीज़ें करके देनी है जो हमें चाहिए। उसके बाद बचेगा जो बांग्लादेश, उसको ये चलाना चाहे तो चलाए, नहीं तो वापस इंग्लैंड चला जाए। और उसी लिए उसको कोऑपरेट किया जा रहा है। अभी जो बोला गया कि 50,000 टन डीजल दिया गया है उसको, तो वो इसलिए दिया गया है कि भाई तू मैनेज कर, तेरे को हमको ये करके देना है। वो प्रोसेस चल रही है। तो जहां पे कोऑपरेट करके काम हो सकता है तो वहां पे गोलेबारी करके अपने लोगों की जान खतरे में डाल के क्यों काम करना? तो वो वाली चीज है। जी वीरेंद्र भैया, रेडिकलों का इलाज जो है ना, उन्हीं की पॉपुलेशन करेगी। आप देखते जाओ। क्योंकि रेडिकलिज्म का नतीजा क्या हुआ है वो ईरान वालों ने अभी झेला है। वहां की आम पॉपुलेशन ने झेल लिया। बम गिर रहे हैं इधर उधर। 40 सालों से वो तरस रहे हैं एक अच्छी कार के लिए, एक अच्छे घर के लिए, हर एक छोटी बड़ी चीज़ के लिए। हर चीज़ उनको स्मगल करके लानी पड़ती है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या टेलीविज़न हो या कुछ भी हो, क्योंकि हर चीज़ पर सैंक्शन लगा हुआ है। कहीं भी दुनिया में जाते हैं उनको मतलब वीज़ा नहीं मिलता है, भीख मांगनी पड़ती है घुसने के लिए। हर आदमी उनको, अच्छा तुम ईरान से हो, तुम पाकिस्तान से हो, तुम अफगानिस्तान से हो, ये ज़रूर आतंकवादी होगा। उस टाइप की एक इमेज बनी हुई है। तो ये मुट्ठी भर रेडिकल्स के कारण बनी है ना। तो अब वो चीज़, अब दूसरा जो मैंने आपको बोला है कि ये जो डी रेडिकलाइजेशन इंस्टीट्यूशनल या उस लेवल पे अब बहुत तेज़ी से होना है, ये अरब कंट्रीज़ में और ईरान में और ये पूरा बेल्ट में। तो जब इनके जो मास्टर्स हैं वो इस आइडियोलॉजी से बाहर निकलने लगेंगे तो फिर इनको डी रेडिकलाइज करने के लिए कौन सी बड़ी बात है? यही लोग इनको भी डी रेडिकलाइज करेंगे। वहां से अगर कोई बात आ गई कि नहीं नहीं, तुम लोग जो पढ़ रहे हो, जो किताब पढ़ रहे हो या जो इंटरप्रिटेशन समझ रहे हो वो गलत है, ऐसा नहीं, ये है, वो चीज वहां से आ गई, यहां वाले जो रेडिकल्स हैं उनकी कहानी खत्म।
बोले तू क्या सुना रहा है बे कहानियाँ, वो देख अरब से ये आई है बुक, बोल रहे हैं ये सब फालतू की बकवास है जो तुम लोग सुनाते रहते हो, भागो यहाँ से, 2 मिनट का काम। तो वो अपने आप होगा। बस क्या होता है कि ये प्रोसेस में टाइम लगता है, तो वैसी चीज है। लेकिन सॉल्यूशन है बस ये है कि ये पूरी आइडियोलॉजी ही वाइप आउट होनी है धीरे धीरे, वो धीरे धीरे ही वाइप आउट होगी। उसका आपने अभी जो देखा है वो उसका जो बड़ा वाला डेमो है, जैसे बोलते हैं ना सिस्टम को फॉर्मेट किया गया, फॉर्मेट कर दिया गया है, अब एक एक करके नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते रहेंगे उस पर। तो वो पूरा रीजन फॉर्मेट हो चुका है, सबको लात पड़ चुकी है, सबको बम गोला बारूद सब इंट्रोडक्शन हो चुका है। सबको ये पता है कि भाई रेडिकलिज्म के बाद लास्ट जो रिसॉर्ट होता है वो आखिर में यही होता है कि आपके पिछवाड़े पे बम फटता है। तो अब वो लोग वो हशर चाहते नहीं, खासतौर से ये अरब्स जो हैं, ये तेल का पैसे से बढ़िया बड़ी बड़ी हवेलियां पैलेसेस बना के बैठे हैं, हेलीकॉप्टर और 50-50 स्पोर्ट्स कार का कलेक्शन करके बैठे हुए। अब ये नहीं चाहते हैं कि एक दिन जुप से एक मिसाइल आके गिरे और धुम से फटे और न महल है न कार है न दुनिया भर से कलेक्ट की हुई 5 बेगमें हैं, कुछ नहीं बचेगा। तो वो इनको अब आंखों से दिख गया कि जब उड़ती हुई मिसाइल आती है और अचानक से रोशनी दिखती है और उसके 2 सेकंड के बाद धमाका सुनाई देता है और जमीन हिलती है, कैसा लगता है। तो वो फर्स्ट हैंड इनको एक्सपीरियंस दे दिया गया है कि ये चाहिए तो बोलो, फिर हम लोग छोड़ देते हैं, तुम लोगों का आगे जाके यही होने वाला, तुम ही एक दूसरे को ठोकोगे। वो ईरान ने दिखा दिया कि हम शिया हैं, हम सुन्नियों को ठोकेंगे। अब अगर सब अमेरिका और इजराइल सब पीछे हट जाएं तो अब तो रास्ता खुला है ना। अब तो ईरान को कोई हल्का सा थपकी मारेगा, वो 4 मिसाइल अरब पे ठोक देगा उठा के। अब यहां से इनको ठंडा कैसे होना है, तो भैया ये आइडियोलॉजी ईरान भी छोड़ दे, तुम भी छोड़ दो, दुश्मनी खत्म हो जाएगी। ये दुश्मनी इस आइडियोलॉजी पे ही है ना। तुम एक विचारधारा को मानते हो इसलिए तुम सुन्नी हो, वो शिया है, वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसके दुश्मन हो, इस आइडियोलॉजी के कारण है। और ये आइडियोलॉजी तो तुम्हारी है नहीं, तुम्हारी आइडियोलॉजी तो इससे पहले भी थी, कल्चर था, उस पे बैठ जाओ, क्योंकि उस कल्चर में तुम लोग एक दूसरे के पड़ोसी थे, मिलके काम धंधा करते थे, व्यापार करते थे, सब कुछ बढ़िया था। तो वो रियलाइजेशन आएगा, अब आएगा, जब इन्होंने एक थ्रेट देख ली कि सब बर्बाद हो सकता है, जब इन्होंने ये देख लिया कि हमारे डिसैलिनेशन प्लांट्स खत्म हो सकते हैं, यहाँ न्यूक्लियर बम गिर सकते हैं, मतलब ये हम लोग सारे के सारे लोग रेफ्यूजी बन के भटकते मिलेंगे दुनिया में। ये सबको रियलाइज हो गया इस 10-15 दिन की लड़ाई में, और अब इसको वाइंड अप होने का टाइम है। अब मेरे ख्याल से इसको हो भी जाना चाहिए। और इस बीच में इसलिए मेरे ख्याल से आप देखेंगे तो ना रूस ने कुछ बोला, ना यूरोप ने कुछ बोला, ना इंडिया ने कुछ बोला, सब अलग बैठे थे। भैया अमेरिका को लाओ, उसके नाम से सारा गंदा काम कराओ, क्योंकि ये गंदगी फैलाने वाला अमेरिका है, तो ये गंदगी साफ करके इस एरिया से जाना भी अमेरिका को, तो सफाई का काम अमेरिका ने किया है। जी सुमित जी, ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा, लेकिन अब वो कैसे होगा, क्या होगा, कितना काइनेटिक होगा, डेफिनेटली उसमें वही चीज है कि जो जैसे ईरान ने मतलब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे किया है कि उनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको कैसे डिस्ट्रॉय किया है, क्या किया है। हमारे लिए भी टेंशन जो है पाकिस्तान के अंदर बस वही एक है कि उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसमें से वेपन ग्रेड रिसर्च वाली कौन सी फैसिलिटीज हैं, उसको हमको हिट करना है। और इनकी जो क्रिटिकल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें इनके जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, वो हो गई, इनके ऑर्डिनेंस डिपोज हो गए। बेसिकली इनकी मिलिट्री कैपेसिटी को इस बार टोटली खत्म करके
छोड़ देना, उसके बाद ये खुद डिके होंगे, खुद सड़ के गल के खुद ही इनके टुकड़े हो जाएंगे। तो बस उतना सा करना है। तो वो एक ऑपरेशन सिंदूर अगेन मेरे ख्याल से 1 दिन 2 दिन का कुछ घंटे का ऑपरेशन होगा, पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ, जिसमें कि रेडिकल जो आपके ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ जहाँ हैं वो, और जो मिलिट्री के की इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो, उनको एक बार हिट करके बैकबोन तोड़ करके और फिर हम विड्रॉ करके बैठ जाएंगे कि अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि तब उसके बाद इनके पास कुछ बचेगा नहीं। और इसी कहानी के साथ हो सकता है कि इंडिया ये सिंध और कराची वाला और बलूचिस्तान वाला मैटर और उधर पश्तून जो है वो केपीके वाला मैटर, ये एक साथ कोऑर्डिनेट करके कर लें। तो ये कुछ हो सकता है। अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो लेट अस सी। तो चलिए, आज लंबा हो गया। सुमित जी जुड़े थे आज, और संजीव भाई जुड़े थे, गौतम जी जुड़े थे, प्रदीप जी थे, विष्णु जी थे, वीरेंद्र कुमार यादव हैं, और कौन कौन है भाई, हाँ साकेत कुमार हैं, सुमित प्रजापति, हरबंश सिंह सिसोदिया, निशा जी हैं, अच्छा सुमित जी हैं तो वो तो पहले ही हो गया था। तो चलिए, सबको राम राम, धन्यवाद जुड़ने के लिए। आशा है कि आज बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड बात की थी मैंने कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो पिक्चर तो आप लोगों के दिमाग में बनी गई होगी कि किस दिशा में ये चीज़ें अगले 4-5 सालों में होती हुई दिखाई देंगी। तो मेरा ये है कि जो लोग रेगुलर सुनते हैं उनको एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि क्या है। तो आप उस चक्कर में मत रहो कि मीडिया आपको क्या बता रहा है या क्या दिखा रहा है। मीडिया तो बेसिकली खबर घट जाने के बाद आपको रिपोर्ट करता है कि क्या हो रहा है। मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, आप उसको समझने लगो। तो वो चीज़ है, क्योंकि क्या कोई घटना घट गई तो वो तो लाश हो गई ना, वो लाश आपके किस काम की। लेकिन अगर कल क्या होने वाला है उस फ्यूचर को आप समझने लगोगे तो आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग उस हिसाब से करोगे, आप सक्सेस अपनी बढ़ा सकते हो। ये चीज़ है। तो राम राम, धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।